आप सब। आज हम सीखेंगे सतत श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अखंडित या सतत श्रेणी में बहुलक की गणना। इसमें असतत श्रेणी यानी कि कल जो श्रेणी हमने की थी जिसमें संख्याएं जैसे 25, 30, 20, 12 जब इस तरह से संख्याएं दी जाती हैं तो वो होती है असतत श्रेणी या खंडित श्रेणी। आज हम सीखेंगे अखंडित यानी सतत श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मूल्य दिए गए हैं जिनमें कुछ वर्गांतर दिए हैं 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 45। जब मूल्य इस तरह वर्गांतर में दिए हुए हों तो वह श्रेणी कहलाती है सतत श्रेणी। इसमें बहुलक की गणना करने से पहले हम ये निरीक्षण करेंगे कि जो इसकी आवृत्ति दी हुई है हमें वो किस प्रकार की है, वो नियमित है या अनियमित है। तो ये कैसे हम समझेंगे कि आवृत्ति नियमित है या अनियमित, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको ध्यान से देखें हम। दो बातें हैं इसके अंदर। यदि इस दी हुई आवृत्ति का अधिकतम मूल्य बिल्कुल मध्य में हो या लगभग मध्य में हो, नंबर एक। दूसरी बात, जो आवृत्ति के जो अंक है जैसे वे एकदम क्रम से हो, नियमित रूप से हो, बहुत अधिक बड़ी संख्या फिर एकदम छोटी फिर एकदम बड़ी संख्या तो नहीं है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो आवृत्ति दी है वो 10, 12, 15, 20, 14, 13, 11, बहुत अधिक इनमें उतार चढ़ाव नहीं है। और जो अधिकतम मूल्य है आवृत्ति का वो 20 यहाँ पर लगभग बीच में दिया हुआ है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यह श्रेणी कैसी है, नियमित श्रेणी है। तो हमें ये पता पड़ गया कि यह श्रेणी जब बारंबारता नियमित दी हुई हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बहुलक की गणना के लिए किसी प्रकार की समूहन विधि का प्रयोग नहीं होगा। सीधे निरीक्षण करेंगे, उसी से हमें पता पड़ जाएगा कि बहुलक का वर्गांतर कौन सा है। जैसे कि इस सवाल में 20 जो दे रखा है वो अधिकतम मूल्य है, इस आवृत्ति के लगभग बीच में है। इसका जो वर्गांतर है 25 से 30, ये होगा हमारा बहुलक वर्गांतर। इसको मात्र निरीक्षण या देखकर भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि 20 अधिकतम मूल्य बिल्कुल मध्यांतर में है श्रेणी के, और इसका जो वर्गांतर मूल्य है वो है 25 से 30, ये हमारा होगा वर्गांतर बहुलक। ये यही निर्धारित हो गया है। अब हमारे इस स्थिति में क्या रहा, अब हमें किसी भी प्रकार की समूहन विधि, जो जैसे कि हमने कल किया था, समूहन विधि में अलग अलग 6 प्रकार के कॉलम बनाए थे, टैली बनाए थे, संख्या निकाली थी, और फिर जो उसमें अधिकतम मूल्य आया था उससे हमने बहुलक की गणना की थी। आज इस तरह की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें हमारा बहुलक वर्गांतर मात्र निरीक्षण से ही मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस बहुलक का एक सूत्र लिखकर बहुलक की गणना करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि निरीक्षण से हमें ज्ञात होता है कि अधिकतम आवृत्ति कितनी है, अधिकतम आवृत्ति जो है वह दे रखी है 20, और इसका जो वर्गांतर बहुलक होगा, वर्गांतर बहुलक है वो है 25 से 30, 25 से 30, ये हमारा आ गया वर्गांतर बहुलक। अब हम क्या करेंगे, बहुलक की गणना का सूत्र लिखेंगे। तो बहुलक को हम कहते हैं z इसका संकेत चिन्ह है। z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। ये हो गया हमारा सूत्र जिसे हमें याद करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में जो भी ये मूल्य दिए गए हैं उनके हम इस सवाल में के अनुसार उनके हम निकाल लेंगे। तो देखते हैं हमें किस संख्या के लिए कौन सी चीज है हम यहाँ निकालते हैं। तो L जो संकेताक्षर है, L का मतलब हुआ वर्गांतर बहुलक की निम्न सीमा। तो वर्गांतर बहुलक हमारा आया 25 से 30, इसकी निम्न सीमा होगी 25। तो 25 हो गई आपकी वर्गांतर बहुलक की निम्न सीमा, निम्न यानी लोअर, इसको इसीलिए इसका नाम L रखा गया है। इसके बाद है सूत्र में दिया है हमारा F1,
F1 मतलब क्या हुआ, जो ये वर्गांतर बहुलक आया है उसकी आवृत्ति, वर्गांतर बहुलक की आवृत्ति वो हो गया हमारा F1। तो हम यहाँ F1 हो गया हमारा 20, ये लिख देंगे वर्गांतर बहुलक की आवृत्ति, ये होगी हमारी 20। अब है F0। F0 मतलब हुआ वर्गांतर बहुलक की जो आवृत्ति है उससे ठीक पूर्व वाली आवृत्ति, कितनी है ये 15। तो यहाँ लिख देंगे अपन वर्गांतर बहुलक की आवृत्ति से ठीक पूर्व वाली, ठीक पूर्व की आवृत्ति। इसके बाद है F1, F2। F2 में क्या है, वर्गांतर बहुलक की जो आवृत्ति है उससे ठीक बाद वाली आवृत्ति। तो ये कितनी है 14, लिख देंगे वर्गांतर बहुलक से ठीक बाद वाली, ठीक बाद की आवृत्ति। इसके बाद बचता है सूत्र में हमारा I। I का मतलब होता है इंटरवल। जो ये वर्गांतर दिए गए हैं इसमें अंतराल कितना है, अंतराल यानी इंटरवल कितना है। देखते हैं 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, सब में 5-5 का ही है। तो ये हमारा I बराबर हो गया 5, यानी वर्गांतर बहुलक की अंतराल। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी जितने भी इस सूत्र में जो भी चीजें दी गई हैं उस सबके मूल्य निकाल कर इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद इन मूल्यों को हम सूत्र में लिखकर बहुलक की गणना करेंगे। करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ये L की जगह पे हम लिख देंगे 25 प्लस F1 की जगह 20 माइनस F0 की जगह 15 बटा 2F1 यानी 2 गुणा F1 यानी 2 गुणा 20 माइनस F0 यानी 15 और F2 मतलब 14। तो F2 की जगह लिख देंगे अपन 14, I इंटरवल की जगह लिख देंगे अपन 5। लिख दिया हमने 5। अब इसको हल करेंगे 25, ये L Z बराबर, ये Z बराबर चल रहा है हमारा। तो 25 प्लस 20 में से हमने 15 घटाया तो ये आ गया 5 बटा 20 का 2 में गुणा किया 40। ये माइनस माइनस की दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, क्योंकि गणित का ये नियम है कि माइनस माइनस के अंक जुड़ जाते हैं और चिन्ह उसके सामने माइनस का आता है। तो 15 और 14 ये होते हैं हमारे 29। तो ये हम लिख देंगे माइनस का 29 गुणा 5। इसको आगे हल करेंगे। Z बराबर 25 प्लस 5 का इस 5 में गुणा कर देंगे हम 25 बटा 40 में से जब 29 घटाते हैं तो ये आता है आपका 11। ठीक है, Z बराबर, अब क्या करना, हमें इस 25 में 11 का भाग लगाना है। तो लगा लेते हैं हम यहाँ पर 25 में 11 का भाग, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 5 में से हो गया 3, पॉइंट लगा के 0 उतारा, 11 दूनी 22, ये बचा हमारा 8, इसी पॉइंट से एक 0 और 11 सत्ते 77। बस पॉइंट के बाद दो संख्याएं चाहिए हमें, तो 2.27 आ गया हमारा। यहाँ लिख देंगे हम 25 प्लस 2.27। ठीक है, इसके बाद इसको हल करते हैं। Z बराबर, इस 25 में हम 2 जोड़ेंगे 27 हो गए, तो ये हो गया आपका 27.27। ये आपके आ गया आंसर। इस तरह से ये बहुलक की पूरी गणना हो चुकी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि आवृत्ति जो दी है वो नियमित है या अनियमित। अगर अनियमित आवृत्ति है, बहुत अधिक उतार चढ़ाव है, अधिकतम मूल्य या तो बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है श्रेणी में, तो फिर हम जैसे हमने कल किया था समूहन विधि द्वारा बहुलक की गणना, तो वो करेंगे। लेकिन देखा कि अभी आवृत्ति नियमित है और मध्य मूल्य जो अधिकतम मूल्य वो मध्य में दिया है, तो फिर हम सीधे ही निरीक्षण द्वारा इसका बहुलक वर्गांतर निकाल कर लिखकर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले में सारे मूल्य लिख करके हम बहुलक की गणना करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह बहुलक के जो दोनों सवाल जो कल हमने किए थे और जो आज मैंने आपको सिखाया है, ये ठीक से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आए,
तो आप मुझे मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं, हम फिर से एक बार इस सवाल को हल कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।